हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कल का अगर आप मार्केट देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। निफ्टी को देखें तो निफ्टी में कुछ खास गिरावट नहीं देखने को मिली, सिर्फ 30 पॉइंट्स डाउन पे ही उसने क्लोजिंग दिखाई। लेकिन बैंक निफ्टी में अगर आप देखें तो 470 पॉइंट्स की गिरावट हमें देखने को मिली। अगर आप प्राइवेट बैंक्स को देखें तो वहाँ पर करीब 1.25% डाउन रहा। और उसमें अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें जो प्राइवेट बैंक्स के लीडर्स हैं, तो अगर कोटक, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक की बात करें तो 1.5% से 1.9% डाउन रहा। एचडीएफसी भी डाउन रहा, लेकिन ज़्यादा नहीं, करीब 0.66% डाउन रहा। वहीं एनबीएफसीज में भी अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली। मुथूट फाइनेंस करीब 1.9% डाउन रहा और चोला फाइनेंस करीब 1.3% डाउन रहा। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो एनबीएफसी, प्राइवेट बैंक्स, ये सारे डाउन रहे, निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरा। लेकिन अगर बैंकिंग सेक्टर में भी पीएसयू बैंक्स की बात करें तो पीएसयू बैंक्स 0.88% अप रहे। तो मार्केट में ये आखिर हो क्या रहा है? क्यों सिर्फ एनबीएफसीज और प्राइवेट बैंक्स ही गिर रहे हैं? बैंक्स में भी प्राइवेट बैंक्स गिर रहे हैं, पीएसयू बैंक्स ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से मार्केट ने सडनली इन्वेस्टर्स को शॉक कर दिया? और उसका कारण मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, ये खबर जो है ज़्यादा मार्केट में नहीं फैली, नहीं लोगों को बताया गया, लेकिन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस फॉल का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि आरबीआई की एक फ्रेश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें बताई गई हैं। तो आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में जो पहला पॉइंट था जिसने इन्वेस्टर्स को शॉक कर दिया वो था लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, एलसीआर में ड्रॉप होना। दोस्तों, ये एक इंडिकेटर होता है जो बैंक के बैंक्रप्सी के चांसेस को प्रेडिक्ट करता है। तो ये रेशियो परसेंटेज में डिफाइंड होता है और ये ज़्यादा होना चाहिए, इसमें ड्रॉप नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखें तो ये ईयर बाय ईयर ड्रॉप हो रहा है। दरअसल लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है? वो होता है कि बैंक के पास कितना पैसा है अगले 30 दिनों तक, उन्होंने कितना पैसा कैश में और हाई क्वालिटी एसेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे कि आरबीआई बॉन्ड्स, और कितना पैसा उनका कैश फ्लो होने वाला है अगले 30 दिन तक। इसका रेशियो होता है। तो फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक बैंक के पास 100 करोड़ रुपए हैं बॉन्ड्स में, कैश में और सेफ बॉन्ड्स में उन्होंने रखे हुए हैं, और वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अगले 30 दिनों में उन्हें 120 करोड़ रुपए देने हैं। तो क्या आप ऐसे बैंक में पैसा रखना चाहेंगे? उनका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो 100 से नीचे हो जाएगा। तो इस वजह से इस इंडिकेटर को ट्रैक किया जाता है और क्वार्टर दर क्वार्टर, साल दर साल इसको ट्रैक किया जाता है कि बैंक की स्टेबिलिटी कैसी है। और अगर हम बैंक्स का कंबाइंड देखें तो उनका जो एलसीआर है 130% है। पिछले साल अगर हम देखें तो 144 था और उससे पहले 150 से ऊपर था। तो ये 21 से लगातार ड्रॉप हो रहा है। और दोस्तों, प्राइवेट बैंक्स के शेयर क्यों गिरे? क्योंकि उनमें ये जो एलसीआर में ज़्यादा ड्रॉप देखा गया है। तो क्या ये अलार्मिंग है? क्या हमें बैंक से पैसा निकालना चाहिए? दोस्तों, अभी भी ये रेशियो 100 से ऊपर है, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन डरावने वाली बात क्या है कि साल दर साल ये ड्रॉप हो रहा है। तो अभी भी कुछ अलार्मिंग नहीं है, हमारा पैसा बैंकों में सेफ है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कितना ड्रॉप हो रहा है। क्या ये 100 के पार के पास जा रहा है? दोस्तों, आप देखिए, हम 150 से 2021 से लगातार इसमें गिरते जा रहे हैं। तो ट्रेंड डाउनवर्ड है, यानी कि रिस्क हमारे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम सेफ्टी जोन में हैं, लेकिन हमें देखना है कि अगले साल तक क्या सिचुएशन होती है। तो इसके ड्रॉप के कारण क्या है? तो ड्रॉप के कारण है कि उनके एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं और उनकी इनकम घटती जा रही है, लोन्स कम होते जा रहे हैं। और हो भी क्यों ना, आप देखिए आज के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं स्टॉक मार्केट्स में पैसा लगा रहे हैं। कोई भी बैंक में एफडीज नहीं कर रहा है, और जिस तरीके की इकोनॉमिक सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा लोन्स भी लोग नहीं ले रहे हैं। वही ले रहे हैं जिनको अपने पर्सनल नीड्स के लिए ज़रूरत है। उसका भी डेटा मैं अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूंगा कि वहाँ पर भी क्या रिस्क पैदा हो रहा है। तो इस वजह से बैंकों का धंधा कुछ खास नहीं चल रहा है। आज के दौर में आप देखिए तो हर कोई हर्षद मेहता बनना चाहता है, हर कोई पैसे निकाल के स्टॉक मार्केट से करोड़पति बनना चाहता है, जिसकी वजह से बैंकों तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। उनके कॉस्ट भी
बढ़ते जा रहे हैं, इनकम घटते जा रहे हैं, इस वजह से इनका ये रेशियो थोड़ा डाउन हो रहा है। तो अभी रिटेल को ये लग रहा है कि सारा पैसा मार्केट में रखो, बैंक में रखने से क्या फ़ायदा है, लेकिन जो इतिहास जो हमें बताता है कि बहुत जल्दी होपफुली उन्हें ये रियलाइज़ हो जाएगा कि कितनी बड़ी वो गलती कर रहे हैं अगर बैंकों से सारा पैसा निकाल कर मार्केट में लगा रहे हैं। खैर अभी इस बारे में बात करना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट्स लगातार नई ऊंचाइयों को टच कर रहा है। और जो लोग खास करके नए इन्वेस्टर्स जो ये सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब हमारी इकॉनमी बहुत अच्छा कर रही है, तो उनके लिए मैं एक न्यूज़ दे देता हूँ। आप जाकर पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट देखिए, कराची स्टॉक एक्सचेंज को देखिए, शायद वो वर्ल्ड का टॉप परफॉर्मिंग मार्केट है, इंडिया के मार्केट से काफ़ी ज़्यादा चढ़ गया है। तो क्या पाकिस्तान सुपर पावर बन गया है? क्या वहाँ की इकॉनमी 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन गई है, इसीलिए उनके स्टॉक मार्केट्स इतने ज़्यादा भाग रहे हैं? दोस्तों, स्टॉक मार्केट और से देखकर इकॉनमी को जज करना हमारी गलती है। हमें इकॉनमी को देखकर स्टॉक मार्केट को जज करना चाहिए कि ये कितना सही पिक्चर दर्शा रहा है। तो फंडामेंटल्स को देखिए, इकॉनमिक को देखिए, मैक्रोस को देखिए, स्टॉक मार्केट को देख के इकॉनमी के इंडिकेशन को पता करने की कोशिश करके गलती ना करें। दूसरा जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में, जिसकी वजह से एनबीएफसीज के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली, वो ये है कि जो डिलिंक्वेंसी रेशियो होता है, यानी कि कितने लोगों ने टाइम पर अपना लोन नहीं रिपे किया, तो उसमें ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला है। और ये इजाफा किस कैटेगरी में देखने को मिला है? उस कैटेगरी में देखने को मिला है जिसमें लोन्स 50,000 से कम है, यानी कि थोड़ा लोअर इनकम के लोग हैं। तो वहाँ पर हैरान करने वाले कुछ आंकड़े आरबीआई ने शेयर किए हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि टाइम पर वो लोन रिपे नहीं कर रहे हैं जो लोग, उनके आंकड़ों में ज़बरदस्त उछाल आया है। दूसरा जो सरप्राइजिंग चीज़ है वो ये है कि आधे से ज़्यादा लोग जो 50,000 से कम लोन लिए हैं, उनके कम से कम 3 पर्सनल लोन चल रहे हैं। और करीब 1/3 लोग ऐसे हैं उस कैटेगरी के जिनके 3 से ज़्यादा लोन चल रहे हैं। तो आप देखिए क्या हो रहा है, लोअर इनकम में ऑब्वियसली उनके पर्सनल नीड्स हैं, जिसकी वजह से वो लोन ले रहे हैं हाई इंटरेस्ट पे। तो वो क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा लोन ले रहे हैं और लोन लेकर रिपे नहीं कर पा रहे हैं टाइमली, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो अब जिस तरीके से हर जगह आसानी से लोन मिल जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स पे, और वो ले रहे हैं टाइम पे, रिपे भी नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले रहे हैं, तो ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि ग्राउंड में इकोनॉमिक सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। साथ ही जो इन एनबीएफसीज के रिस्क बढ़ रहे हैं, और आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में इसी का इंडिकेशन दिया गया है। तीसरी चीज़ जो आरबीआई ने बताया वो ये बताया कि फाइनेंशियल सेक्टर में, टेक में बहुत कुछ हो रहा है वर्ल्ड वाइड, और हमारे बैंकों को कैचअप करना पड़ेगा, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या डिसरप्शन मार्केट में क्रिएट कर सकता है बैंकिंग सेक्टर में। अगर आज आप बैंकिंग सेक्टर की हालत देखें तो टाइम पे ओटीपी आ जाए वही बहुत बड़ी बात है। और जिस तरीके से हम देखते हैं कि आप जाके देखेंगे एटीएम्स में पैसे नहीं होते हैं, और वेबसाइट्स कभी कभी एक्सेस नहीं होती हैं, तरह तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आरबीआई ने उसी तरफ इंडिकेट किया है कि उन्हें अपने टेक्नोलॉजी अडेप्शन की तरफ फोकस करना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, अपने सिस्टम को एनहांस करना पड़ेगा। दोस्तों, ये काम कोई आसान नहीं है, इसे रातों रात नहीं किया जा सकता है। और आरबीआई ने कई बैंक को जो आईटी सिस्टम्स में जो वो लैग कर रहे हैं, उसकी वजह से उन्होंने कुछ हद तक उनको पेनलाइज भी किया है। तो आरबीआई इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो दोस्तों, ये 3 बड़े रीजंस थे जिसकी वजह से जो मार्केट में बैंकिंग के स्टॉक्स में हमें गिरावट देखने को मिली, खास करके एनबीएफसीज और प्राइवेट बैंक्स में। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं दोस्तों कि अभी इस वक्त कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, मैं किसी तरीके का पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहता, लेकिन हमें इन डेटा पॉइंट्स को ट्रैक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आने वाले 1-2 सालों में हम किस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। इन पैरामीटर्स पर इम्प्रूवमेंट होता हुआ हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। दोस्तों, आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा 2024 का पोर्टफोलियो लॉन्च हो गया, उसकी लिए हम एक जूम कॉल अरेंज कर रहे हैं
अगले महीने अगर आपने पोर्टफोलियो सब्सक्राइब किया है तो आप जूम कॉल को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और हमारे जो जिन स्टॉक्स के ऊपर हमने बाय सिग्नल दिया है उसके बारे में अपडेट्स भी हमसे जान सकते हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर्स के सेशन भी हम कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसीडर करिए और इसके बाद हमारे जूम कॉल को आप ज्वाइन करके हमारे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।